गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 चैप्टर 9 वन एवं वन्यजीव संसाधन, जिसमें आज हम वैविध्यपूर्ण वन्यजीव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की जलवायु एवं भूपृष्ठ के संदर्भ में काफ़ी विविधता पाई जाती है। जो हमारे भारत की जलवायु है एवं जो उसका भूपृष्ठ है, उसमें काफ़ी अलग अलग प्रमाण में विविधता देखने को मिलती है। इस भौगोलिक वैविध्य के कारण जीव जंतु, पशु पक्षी एवं वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। जो भारत का जलवायु एवं भौगोलिक विस्तार में जो हमें विविधता देखने को मिलती है, उसके आधार पर हम भारत में जीव जंतु, पशु पक्षी एवं वनस्पतियों में भी अनेक प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, पाई जाती है। विश्व में पशु पक्षियों की लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं। सारी दुनिया में लगभग 15 लाख पशु पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं। इनमें से 81,251 जितनी प्रजातियां भारत में देखी जा सकती है, इतनी जो प्रजातियां हैं वो भारत में देखने को मिलती हैं। जैव वैविध्य की दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है जैव वैविध्य की दृष्टि से। भारत में एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के तीनों प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। अफ्रीका के सरक चिकारा, यूरोपियन लकड़बग्गा, जंगली बकरियां एवं कश्मीरी मृग, दक्षिण पूर्व एशिया के हाथी, गिबन जो कि एक बंदर की प्रजाति आदि मिलते हैं। यह सब हमारे भारत में पाए जाते हैं। भारतीय जैव वैविध्य में काले भालू एवं सिंगी भारतीय गेंडा, हिरन, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षियों में मोर, घोराण, बाज, कलकलिया, सुरखाब और सारस पाए जाते हैं। यह सब प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता हिम तेंदुआ, वहीं ठंड वनों में मिलते लाल पांडा यानी कि भालू की एक विशिष्ट प्राणी है। वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां बाघ एवं सिंह अपने प्राकृतिक निवास में विचरण करते हैं। वह अपने प्राकृतिक निवास में ही रहते हैं। ठंडी की ऋतु में राजस्थान में केवलादेव के राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर एवं गुजरात के नल सरोवर जैसे जल प्लावित क्षेत्रों में असंख्य यायावर पक्षी दूर दूर से ठंडी बिताने आते हैं। अलग अलग देशों से यहाँ पर पक्षी आते हैं, अपना स्थान बनाते हैं और ठंडी बिताते हैं। ओडिशा के समुद्री किनारे रेत तट पर समुद्री कछुए अंडे देने आते हैं। भारतीय अजगर और विविध प्रकार के सांप तथा दक्षिण के घने वर्षा वनों में राजनाग पाए जाते हैं। इसके बाद है लुप्त होते वन्य जीव, जो अब हमारे भारत से खत्म हो रहे हैं यानी कि लुप्त हो रहे हैं। उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। आज विश्व के असंख्य वन्यजीव विनाश की सीमा पर खड़े हैं। उनका विनाश होता जा रहा है। विगत सदी के प्रारंभ में बाघ संपूर्ण भारत में पाए जाते थे। जब सदी की शुरुआत हुई उस टाइम बाघ संपूर्ण भारत यानी कि पूरे भारत में पाए जाते थे। उस समय गुजरात में ईडर, अंबाजी, पंचमहाल और डांग के जंगलों में बाघ मिलते थे। वहां पर बाघ देखने को मिलते थे। आज गुजरात के जंगलों में बाघ संपूर्ण नष्ट हो गए हैं। अब गुजरात के जंगलों में बाघ देखने को नहीं मिलते हैं, उनका संपूर्ण नाश हो गया है। भारतीय जंगलों से चीता नष्ट हो गया है। जो भारत के जंगलों है उसमें से भी चीते का नाश हो गया है।
वो भी नष्ट हो गए हैं। पहले भारतीय जंगलों में सहज रूप से मिलते अनेकों पक्षियों की जातियां सौभाग्यवश ही दिखती है। इनमें गीद, गुलाबी गर्दन वाली बत्तख, सारस, उल्लू आदि भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में है। भविष्य में यह शब्द भी क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में एक समय व्यापक प्रमाण में दिखने वाले बड़े चिलोत्रा आज सरलता से नहीं मिलते हैं। अब आप उसे सरलता से नहीं देख पाते हो। नदियों के मीठे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल यानी कि मगर की एक प्रजाति और गागे डॉल्फिन के अस्तित्व पर बड़ा संकट है। ओडिशा, गुजरात आदि राज्य के समुद्र किनारे अंडा देने आते समुद्री कछुओं की संख्या में लगातार कमी आई है। उनकी संख्या भी क्या हो रही है? लगातार कम होती जा रही है। एक समय गुजरात की नर्मदा, तापी, मही एवं साबरमती सहित नदियों में मिलने वाले जल बिल्ली इस क्षेत्र में लुप्त होने की कगार पर है। इस स्थिति के बारे में गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। वन्य जीवों के विनाश के कारण कि हमारे वन्य जीवों का विनाश किस कारण से हो रहा है। जंगलों के क्षेत्रों में घास भूमि एवं जल प्लावित क्षेत्रों में होने वाले मनुष्य की दखलंदाजी से वन्य जीवों के प्राकृतिक विरासत को जोखिम खड़ा होता है। आजकल क्या हो रहा है? जंगलों के जो क्षेत्र में घास भूमि होती है उसमें मनुष्य की दखलंदाजी होने लगी है, जिससे हमारी प्राकृतिक विरासत को बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, जिससे वन्य जीवों का विनाश भी हो रहा है। जंगलों का विनाश प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे बड़ा कारण है। इसका अंतिम प्रभाव वन्य जीवों की संख्या घटाता है। जो हमारे प्राकृतिक असंतुलन होता है वह जंगलों के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है, जिसके कारण वन्य जीवों की संख्या भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उनका विनाश होता जा रहा है। बाल, खाले, हड्डियों, सींग या नाखून प्राप्त करने के लिए होने वाला शिकार कारणभूत होता है। हमें इसका शिकार भी रोकना चाहिए। मनुष्य के लोभ लालच में होने वाला जंगलों का अतिदोहन, सड़कों, बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण, खनिज खनन, नई वस्तु या शहरों का विस्तरण वन्य जीवों को निर्वासित करता है, उनके निवास को छीन लेता है। घास चारा, ईंधन या पशु चराई के लिए जंगलों का दबाव बढ़ रहा है, उसका प्रमाण कम होता जा रहा है। जंगलों की आग अनेक प्रजातियों को खा जाती है। जो जंगलों में आग लग जाती है उसमें कितनी ही अनेक प्रजातियां खाक हो जाती है। यह आग यदि बच्चों के पालन या अंडों को सेने के समय लगे तो वन्य प्राणियों की संख्या पर बड़े पैमाने पर नकारात्मक प्रभाव होते हैं, उनका भी नष्ट हो जाता है। स्वयं के प्राकृतिक निवास नष्ट होने से बेघर बने वन्य क्षेत्र से बाहर आने वाले प्राणी मनुष्य के साथ ही लड़ाई में कई बार जीवन खो देते हैं। प्राणिज औषधियों या सुगंधित द्रव्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले शिकार से उन प्रजातियों को विलुप्ति के किनारे पर ला दिया गया है। अब हम लाल पांडा के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। भारत के पूर्व हिमालय के ठंडे वनों में मिलता है। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? भारत के पूर्व हिमाचल के ठंडे वनों में लाल पांडा पाया जाता है। इसका भोजन बांस की कोपले, अंडे, छोटे पक्षी, जंतु इत्यादि है। पांडा का भोजन क्या होता है? बांस की कोपले, अंडे, छोटे पक्षी और जंतु है। यह दिन में कम सक्रिय रहता है। यह दिन में क्या होता है? कम सक्रिय होते हैं। भारत के अलावा चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार में इनकी संख्या पाई जाती है। इसके बाद क्या है? वन्यजीव संरक्षण के उपाय। हमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए? जंगलों के बारे में
हमें अपनी मानसिकता एवं दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। हम इसे आय का न मिटाने वाला स्रोत माने, यह मूर्खता है। इनका संरक्षण होना चाहिए, तभी वन्यजीव के प्राकृतिक आश्रय स्थान बचेंगे। हमें जंगलों का नाश नहीं करना चाहिए। दूसरा है, जंगलों में तृणाहारी एवं मांसाहारी प्राणियों की संख्या का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए जंगलों में जल स्रोतों की देखभाल एवं पालतू पशुओं की चराई पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाने चाहिए। तीसरा, शिकार रोकने के कड़े कानून एवं उनका सख्ती से अमलीकरण कराना चाहिए कि शिकार नहीं होना चाहिए। अगर कोई शिकार करे तो उसके लिए कड़े कानून का अमल होना चाहिए। जंगलों में होने वाले गैर कानूनी खनन कार्य प्रतिबंध तोड़ने पर कड़ी सजा एवं दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चौथा, वन्य जीव के प्रजनन काल में उन्हें विक्षेप न हो ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार का खनन ना हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। पांचवा, जंगल क्षेत्रों में होने वाले मत्स्य प्रवृत्ति, वनील पैदाइश, एकत्रीकरण या पर्यटन से वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर इसके अनुसार कदम उठाने चाहिए। छठा, समाज में बड़े पैमाने पर जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। जंगलों और वन्य जीवों का महत्व समझाने के लिए जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। सातवां, जवाबदार नागरिक समूहों को वन्यजीव संरक्षण कार्य के लिए यदि तंत्र शिथिल हो तो उस पर दबाव बनाकर इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद हम नदियों के डॉल्फिन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जलचर गागे डॉल्फिन भारत की गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली गागे डॉल्फिन मीठे पानी की प्रजाति है। डॉल्फिन क्या है? मीठे पानी की एक प्रजाति है। यह सामान्यतः गहरे एवं शांत बहाव वाले नदी प्रवाह के क्षेत्रों में निवास करती है। उसकी निवास का क्षेत्र कैसा होता है? शांत एवं गहरे बहाव वाले। विश्व में अत्यंत जनसंख्या वाले प्रदेशों में से बहने वाली गंगा नदी में पाई जाती है। नदी में छोड़ा गया गंदा पानी, निर्वीकरण से होने वाले काम के कारण मत्स्य उद्योग, नदी योकायन, औद्योगिक कचरा आदि के कारण इसके अस्तित्व के सामने खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के अलावा चंबल नदी में इसकी अल्पसंख्या बची है। यह बार बार जल सतह पर आकर श्वास लेने के लिए सूसू आवाज करती है। इस कारण स्थानीय लोग इसे सूसू या सुइस के नाम से पहचानते हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं नेपाल की नदियों में भी यह निवास करती है। वर्तमान में गंगा में डॉल्फिन के अस्तित्व के सामने खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद क्या है? वन्यजीव संरक्षण योजना। हमारे वन्यजीवों की रक्षा के लिए कितने ही संरक्षण आयोजन किए जाते हैं। वन्यजीव संरक्षण योजना। भारत में वन्यजीव के संरक्षण के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं का अमलीकरण किया गया है, उसे अस्तित्व में लाया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत संकटापन्न प्रजाति एवं निकट के भविष्य में लुप्त होने की कगार पर हो ऐसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशिष्ट योजनाएं प्रारंभ की गई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त में हम परिचय प्राप्त करेंगे। पहला क्या है? बाघ परियोजना। एक अंदाज के अनुसार 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जंगलों में लगभग 40,000 से ज़्यादा बाघ पाए जाने का उल्लेख मिला था। अनियंत्रित गैर कानूनी रूप से होने वाले शिकार एवं निर्वीकरण के परिणाम स्वरूप बाघ के अस्तित्व के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हुआ था। ऐसी स्थिति में 1971 में बाघ को बचाने के उद्देश्य के साथ यह परियोजना शुरू की गई। इसके अनुसार बाघ के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने एवं
उसके पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्रृंखलाबद्ध कदम उठाए गए। अब सभी देश कुल 44 क्षेत्र इस योजना में कार्यरत माने जाते हैं, कार्यरत करते हैं। तेंदुआ। तेंदुआ यह बिल्ली कुल का है। तेंदुआ यह क्या है? बिल्ली की एक प्रजाति मानी जाती है। सिंह और बाघ की तुलना में कद छोटा होता है। इसकी बस्ती संपूर्ण भारत में पाई जाती है। यह संपूर्ण भारत में निवास करते हैं। यह संपूर्ण काले रंग के भी पाए जाते हैं। गुजरात के जंगलों में इनकी बड़ी तादाद है। यह अक्सर मानव बस्तियों में आ जाते हैं। लोग जानकारी के अभाव में अधिकांशतः इसे चीता के नाम से पहचानते हैं। दूसरा क्या है? हाथी योजना। 1992 में इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया। इसका मुख्य हेतु हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण देने का तथा अनेक प्राकृतिक निवास स्थान उनके स्थानांतरण के मार्ग का रक्षण करने का है। वर्तमान समय में देश के 26 जितने हाथियों के लिए संरक्षित विस्तार है। इस योजना के अमलीकरण के बाद जंगलों में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके उपरांत यह योजना पालतू हाथियों के पालन पोषण के लिए भी कार्य करती है। चीता। भारत के जंगलों में संपूर्ण नाम शेष हुए हैं। वर्तमान समय में ये प्राकृतिक निवास में सिर्फ अफ्रीका खंड में ही दिखाई देते हैं। भारत में यह बंधनावस्था प्राणी संग्रहालय में दिखते हैं।